अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेजर कलसी क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आपके एग्ज़ाम के लिए हम फिर से मॉडल पेपर लेके आए हैं, फिर से अलग तरीके से R&D हुई बेटा, फिर से अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व किए हैं। आइए कैसे हम लोग किस क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपका नंबर 1। आपका नंबर 1 का क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि आपके पास इफ़ यानी बेटा एक क्लब के प्रत्येक सदस्य ने सदस्यों की संख्या के 3 गुने से 10 रुपये का अधिक अंशदान किया है, तो यदि कुल संख्या 3000 रुपये है तो सदस्यों की संख्या क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर मेंबर की संख्या बेटा आप मान लेते हैं x, कुल मेंबर कितना x है, तो जो इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन की ईच कंट्रीब्यूशन है, अगर क्या हो जाएगा बेटा, ईच कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 3 टाइम्स क्या लिखा है बेटा, देखिए 3 गुने से 10 अधिक है तो 3x + 10 हो जाएगा। और अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, टोटल कंट्रीब्यूशन की बात अगर आप करते हो बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, x × 3x + 10 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और ये है कितना, यही x और बेटा 3x + 10 = जो दिया है बेटा, यही आपका 3000 रुपये है। ज़रा देखो बेटा, अब इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं आप। अगर ऑप्शन से करने की बात करते हैं तो यहाँ पर इनमें से x की कोई एक ऐसी वैल्यू आप रख दीजिए जिसको इस सेटिस्फाइड कर दे इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर आप 30 रख देंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ आप 30 × 3 करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 10 ऐड करेंगे बेटा तो 100 हो जाएगा, 100 × 30 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बेस अगर आप आंसर करते हैं तो 30 आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है बेटा कि ऑप्शन कैसे ही हम क्यों कर रहे हैं, दूसरा भी अगर तरीका आप यूज करें तो देखो क्या कर सकते हैं। आपके पास जो इक्वेशन था बेटा, वो इक्वेशन का था आपके पास x था बेटा और 3x + 10 = आपके पास 3000 था, यही था। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देखिए 3x² + 10x - 3000 = बेटा 0 आप लिखेंगे। इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ज़रा देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9000 होता है। 9000 को ऐसे आप फैक्टराइज करते हैं कि जिसका सम आपको क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो 10 मिलने का मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए अगर 3x² बेटा हम +9 + 100x भी हम कर सकते हैं बेटा, फिर क्या करेंगे -90x कर दें, देखिए क्या मिलेगा, इधर -3000 मिल जाएगा = 0 हो जाएगा। यहाँ से ज़रा आप देखिए, यहाँ से जब आप कॉमन कर सकते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉमन करने की बात करो बेटा तो x कॉमन कर सकते हो, ये हो जाएगा 3x + 100 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अगर इसमें से बात हम करते हैं बेटा, अगर हम 30 कॉमन कर लें, 30 कॉमन कर लें तो देखिए 3x + क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा और x - 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x + 100 मिल जाएगा = 0। तो आइदर दिस आर दिस = 0 आप लिखते हैं बेटा, ये तो निगेटिव होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, x = 30 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी भी सही होता है। इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है ड्यू टू स्टॉर्म। देखो बेटा आंधी आती है, आंधी आने से क्या होता है कि एक टेलीफोन का जो खंभा है वो मुड़कर ज़मीन के ऊपर से एक नियत बिंदु पर मिल जाता है। देखो बेटा अगर ये टेलीफोन का खंभा है, मान लीजिए आंधी आई, ये वाला पोर्शन टूट के बेटा ज़मीन से यहाँ से जा लगा, अगर ये टूटा हुआ पोर्शन को अगर आप x कहेंगे तो ये टोटल x हो जाएगा और इसको हम y कह लेते हैं बेटा। और जो ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है और ज़मीन से जितनी दूरी पर जाके लग रहा है बेटा, वो लग रहा है कितना 8√3 मीटर पे। ये है, आपसे पूछा क्या गया है, खंभे की हाइट पूछी गई है h, खंभे की हाइट h बराबर आप देख रहे हैं x + y, ये 2 पार्ट में टूट के हुआ है। तो यहाँ से बेटा अगर हम tan 30 डिग्री की बात कर लेते हैं तो tan 30 डिग्री का आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखते हैं, y अपॉन बेटा 8√3 लिखोगे
और tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 होती है, y/8 हो गया बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आपको 8 मीटर मिल जाएगी। ये बात क्लियर हो गई कि जो ज़मीन से लगा यानी पेड़ जो अभी आपका खंभा जो खड़ा है बेटा वो 8 मीटर का है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं बेटा हम इसके और इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से sin 30 डिग्री की बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 8 बाई क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये 8/x हो गए बेटा, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ गई 16 मीटर आ गई। और दोनों को अगर हम जोड़ दें x प्लस वाई को बेटा, तो देखो 16 प्लस 8 यही आपका 24 मीटर आ जाएगा, यानी वही इस खंभे की क्या होगी बेटा हाइट होगी, क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यह है बेटा फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा जो नंबर लिखा है विदाउट डेसिमल डायरेक्टली आप इसको लिख लीजिए। आपने लिखा बेटा 2 3 4 9 लिखा, ठीक है। माइनस करते हैं बेटा जिस नंबर पर बार नहीं होता यानी रिपीटेड संख्या नहीं होती वो क्या है 2 और 3 है। डायरेक्टली बेटा 23 यहाँ से माइनस करते हैं अपान जितनी संख्याओं पे बार लिखा है बेटा उतने टाइम्स यहाँ 9 लिख देते हैं। फिर डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डिजिट के भी, यानी डेसिमल ही हो गया बेटा ये है, और इसके 4 जो संख्या रिपीट हो रही है उसके बीच में जितनी संख्याएं जितने डिजिट होते हैं बेटा उतना हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। बस सीधे सीधे आपका आंसर हुआ बेटा 9 में 3 आपने माइनस किया 6 हो गया, 4 में 2 माइनस किया बेटा 2 हो गया, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, आपका क्या हुआ 9 9 0 हो गया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया राइट हो गया बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात माइंड करना, इसको जब आप लिखेंगे बेटा तो इसको क्या लिख पाएंगे, इसको अगर आप लिखेंगे 61 की पावर क्या लिखेंगे 61 की पावर आप लिखेंगे बेटा 10, क्लियर हो गया। और इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे 61 की पावर क्या लिख देंगे बेटा 100 लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। और देखो बेटा इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो अगर इन दोनों की बात बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बात हम कॉमन की बात करते, देखिए आपको क्या मिल जाएगा 1/10 यहाँ का स्क्वायर बेटा 1/10 का यहाँ से स्क्वायर 1/10 का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, जो आपको अंडर रूट में क्वांटिटी आई जो न्यूमरेटर मिल जाएगी बेटा वो क्या मिलेगा 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर मिल जाएगी। और यहाँ से जब इसको आप निकालेंगे स्क्वायर रूट बेटा तो सबका हमें क्या मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। बात को माइंड करना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, बदल दिया गया, इसलिए आपके अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। जनरली आप जो देखते हैं यहाँ पर बेटा प्लस साइन का होता है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन यूज किया इसलिए बदल गया है, ठीक है। जनरली बच्चे एक नज़र बेटा 10 पे टिक करेंगे, आप लोग ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। देखने में तो बड़ा आसान बेटा बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन है उसमें। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को भी करने में बेटा जनरली बच्चे क्या करते हैं बड़ा समय ले लेते हैं। कैसे लेंगे जरा देखिएगा, इनके क्या करते हैं या तो बेस बराबर किया जाए या तो इनकी घात बराबर की जाए। तो अब आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, कभी कभी इसी डेटा से हम अपना काम कर लेने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए बेटा ये क्या है 2 की पावर 250, अगर हम 2 की पावर 250 है तो हम देख रहे हैं 50 की सभी मल्टीपल है, तो क्यों ना हम 50 के टर्म इनको यहीं से तोड़ लें। तो इसको अगर 2 की पावर हम बेटा 5 की पावर 50 लिख सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं। यहाँ देखो बेटा हम 3 की पावर 50 दिए हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा 50 लिख सकते हैं। ये आपका 5 की पावर 100 है बेटा, तो इसको हम 5 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं। ये क्या है आपका 200 है, यानी 4 की पावर अगर हम 4 लिख दें, क्या लिख दें बेटा 4 की पावर 4 लिख दें, ठीक है। क्योंकि 50 चौका आप 100 लिखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। यहाँ देखिए 2 की पावर 5 कितना हो गया आपका बेटा 2 की पावर 5 आपका हो जाएगा 32 की पावर क्या हो गया बेटा 50, ये बात आप समझ गए। यहाँ 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 की पावर 50, 5 की पावर 2 कितना हो गया बेटा 25 की पावर 50, कितना हो गया 50 हो गया। और 16 में बेटा 256 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। और इन सब में आपसे सबसे छोटी यानी
सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया बेटा, वो वैल्यू क्या आ रही है 25 की पावर 50, और 25 की पावर 50 है किसका, ये है बेटा किसका 5 की पावर 100 का, यानी ऑप्शन बी आपका सही होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, अगला क्वेश्चन आपके एक ही स्थान से एक ही वृत्ताकार पथ पर रमेश, राजेश और राकेश क्रमशः बेटा क्या करते हैं, दौड़ते हैं, और उनकी दौड़ पूरी होती है क्रमशः 54, 63 और 72 मिनट में। वो आपसे पूछा गया कितने समय के बाद वो क्या करते हैं, एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जान करने के लिए आप सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इनका आप निकालते हैं क्या, एलसीएम निकालते हैं। 54, 63 और 72। तो देखो बेटा 54 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप ओवरऑल भी कर सकते हैं। 9 6 54 आप लिखते हैं, यानी अगर 2 गुणे 3 आपकी बेटा हम लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा इसको माइंड करना, या क्या हो गया 3 की पावर 3 हो गई। अगर 63 की बात करते हो तो 9 से बन जाए आप करते हैं, यानी 3 इंटू 3 भी बात करते थे, यानी 3 की पावर 2 इंटू 7 आप लिखते हैं। अगर 72 की बात मैं करता 72 को 9 8 आप लिखते हैं, 8 का मतलब 2 की पावर 3 हुआ, 9 की पावर मतलब 3/2 हो गया। अगर एलसीएम जब आप निकालते हैं तो इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं बेटा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी की पावर 3 है, यानी 3 की पावर है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया तो यानी 27 मिल गया आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये क्या मिला, ये आपको मिला 22 की पावर 3, देखिए सबसे ज़्यादा मिल रहा, तो यहाँ पर आपका 8 हो गया, ये बात क्लियर हो गया। फिर आपको क्या मिलता है, एक 7 मिल जाता है बेटा, ये क्या मिल गया 7 मिल गया। ये आपके क्या आ गए, इनका एलसीएम आ गया इतना मिनट। जब एलसीएम आपको 27 इंटू 8 इंटू 7 मिल गया तो क्या करते हैं, ये मिनट में आ गया। इतने मिनट के बाद वो तीनों बेटा फिर एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। लेकिन आपका आंसर जो दिया है बेटा वो घंटे और मिनट में दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घंटे में बदल देंगे। क्या करेंगे, घंटे में बदल देंगे। तो आइए कैसे बदलेंगे, आप जानते हैं मिनट है, यह है 27 इंटू 8 इंटू 7 बाई क्या करेंगे 60 करेंगे। क्या करेंगे 60 करेंगे। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कर लीजिए कितना हो गया, देखिए यहाँ 4 2 जा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो गया। आप समझ गए। अब 3 बच्चे 15 करोगे बेटा तो 3 9 27 ये हो गया। अब आप देखिए कितना आया आपके पास, 7 दूनी 14 हो गया, यानी 9 दूनी 18 गुणे 7 बटा क्या आ गया बेटा 5 आ गया। क्या आ गया 5 आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते, देखिए इसको हम 5 से डिवाइड अगर कर दें, 5 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करते बेटा 18 सत्ते कितना होता है 7 8 56 हो गया बेटा। 2 आपने 5 लिखा 126 हुआ। 126 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो 126 को जब आप 5 से भाग करते हैं बेटा देख लो 5 दूनी 10 आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, 26 होता, 5 बजे 25 हो जाता है। 25 हो जाने का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ से आपने 25 किया तो 1 आ गया। 1 आने का मतलब क्या हुआ, देखिए 1/5 घंटे आ गया, यानी बेटा 25 घंटे प्लस 1/5 घंटे आए। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 25 घंटे 12 मिनट आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बेटा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। 7 में क्या बेटा 17 संख्याओं का औसत दिया गया है, और प्रथम 9 का औसत इतना है बेटा, अंतिम 9 का औसत इतना है, तो मध्यवर्ती यानी बीच की संख्या का मान पूछा गया। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 9 की काउंटिंग यानी बीच वाली संख्या की बेटा 2 बार काउंटिंग हुई है, क्योंकि 9 9 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, अगर इन दोनों की टोटल योगफल में से इसको हम माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी बेटा देखो 9 इंटू हम लिखते हैं 10.5 प्लस 9 इंटू क्या किया हमने बेटा 11.4 कर लिया। ऐसा क्यों कर लिया, देखिए 2 बार मध्यवर्ती संख्या बेटा 2 बार काउंट हो रही है, एक स्टार्टिंग से हो रही है बेटा, एक लास्ट से हो रही है। तो यहाँ से आप इसको टोटल सम निकाल देंगे तो 9 आपका कॉमन हो जाएगा बेटा। इसको आप ऐड करेंगे, देखिए 5 4 9 हो गया बेटा, क्लियर हुआ। ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, इतना आ गया क्या 9 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। टोटल कितना मिलेगा बेटा 9 9 81, आपने 1 लिखा बेटा, ये 8 हो गया।
9 1 9 8 17 हो गया बेटा, आपका 1 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19 आ गया, और 1 अंक के बाद दशमलव आपने निकाला बेटा, ये आ गया 18 संख्याओं का मान आ गया, जिसमें से मिडिल वाली संख्या की काउंटिंग 2 बार है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप बात करते हैं 17 इंटू बेटा कितना, 17 इंटू 10.9 की अगर आप बात करते हैं, देखिए 10.9 इंटू अगर आप 17 की बात आप करते हैं, इसको देखो बेटा 963 आपका यही होता है, आपका कितना होता है 7 हो जाता है, 9 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, ये 3 हुआ बेटा, 9 6 15 हो गया, 1 7 1 8 हो गया बेटा, 1 आ गया, और 1 पॉइंट पर डेसिमल आप लगा देंगे यहाँ पर बेटा। अब इसी को जब हम माइनस कर देंगे तो चूंकि एक ही संख्या 2 बार काउंट थी, तो यहाँ पर 8 बेटा A11 आ गया, यानी 11.8 क्वेश्चन नंबर 7 राइट होता है, का ऑप्शन ए होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बेटा देखो एक बैग में 25 10 5 पैसे के सिक्के हैं, जरा देखो बेटा 25 पैसा है और 10 पैसे हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं, यहाँ पर 1 2 3 के अनुपात में है। अगर 25 पैसे के एक सिक्का, इसका मतलब 25 पैसे होता है बेटा, 10 पैसे के 2 सिक्के, इसका मतलब 20 पैसे होता है, 5 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब 15 पैसे हुआ। अगर इसको हम ऐड कर दें तो देखिए कितना मिलता है बेटा, 25 5 30 मिलेगा, 10 पैसे के 2 सिक्के यानी 20 हो गया। अब आप इसको ऐड कर लो बेटा, 25 5 30 10 40 20 60, कितना मिल गया बेटा 60 आ गया, यहाँ से 60 आ गया। यानी अगर हम बात करते हैं यही 60 यूनिट की बेटा, 60 यूनिट बराबर आपका 30 रुपये है, तो 30 रुपये भी पैसे में बदलेंगे बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई ही करेंगे आप। तो यहाँ के देखिए 1 यूनिट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 60 इंटू क्या हुआ 100 हुआ भाई, ये 60 हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 हुआ, ये कितना आया 50 आया। आपसे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 5 पैसे की संख्या कितनी थी बेटा 3 यूनिट थी, तो हम 3 इंटू जब 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी बेटा सही होता है। और भी तरीके, ये आसान है, जल्दी से कर लेंगे आप इससे। अगला बात करता हूँ बेटा, देखिए मोहन के एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। मोहन क्या करते हैं बेटा, मोहन का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बेटा, देखो एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और सेविंग की बात करते हैं, ठीक है, इनका रेशियो कितना 4:1 का है। यहाँ पर समझिएगा अगर टोटल हम इनको 500 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 5 का, तो इसका मतलब है कि 400 रुपये खर्च करता है और 100 रुपये बचाता है, टोटल इसका कितना है बेटा 500 का है। अब आप समझिएगा वो कह रहा है कि अगर उनकी इनकम 20% बढ़ जाती, 500 का 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया बेटा, 12 पंचे 600 हो जाएगा, कितना हो गया ये 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया 600 रुपये इसका हो गया इनकम। ये कितना इंक्रीमेंट किया 20% का, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब आप दूसरी बात करते हैं, सेविंग इंक्रीजेज उसका 12% सेविंग इंक्रीज करने का मतलब बेटा पहले 100 था तो अब कितना हो गया 112 हो गया। अब हम ये समझ सकते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है बेटा, वही एक्सपेंडिचर है। तो देखिए 600 में 100 निकाला बेटा आपका क्या हो 500, 500 में 12 निकाला तो कितना हो जाएगा, 500 में से जब हम 12 निकालेंगे बेटा तो क्या हो गया 88 हो जाएगा, यानी 488 आ गया बेटा। अब इसके बीच का देखो बेटा, आपसे यहीं से पूछा गया, क्या पूछा, हाउ मच परसेंटेज शुड बी एक्सपेंडिचर इन द इंक्रीजेज। तो पहले 400 था, अब 88 हो गया, 488 बढ़ता कितना बेटा 88, तो यानी 88/400 करेंगे बेटा, इंटू 100 कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ गया 22% आ जाएगा, इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी बेटा सही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि ₹752 में किसी वस्तु को बेचने पर 400 रुपये में उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 1/2 गुना है लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया है। तो देखिए अगर आपका सीपी को अगर आप x मान लेते हैं तो लाभ जो आपको मिल रहा है, लाभ क्या हो रहा है 752 रुपये में बेचेंगे, सीपी को माइनस करेंगे तो लाभ हो जाएगा। फिर वो हानि की बात कर रहा है, हानि कह रहा है जब वो 400 रुपये में बेचा जाता है तो उसे हानि होता है, यानी क्या लिखते हैं सीपी माइनस आप एस पे लिख देते हैं तो हानि हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि जो लाभ हो रहा है वो लाभ जो है हानि का 1.2 गुना है, टाइम्स है, ये क्या है 1.2
टाइम्स है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं देखिए 752 माइनस एक्स हो गया 1.2 एक्स हो गया माइनस 1.2 इंटू 400 हो गया। ठीक है, इसको हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 2.2 एक्स हो जाएगा। इसको इस साइड हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो 752 प्लस 1.2 इंटू 400 मिल जाता है आपको। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 752 इंटू 1.2 इंटू 400 अपान 2.2 होता है और यही x की वैल्यू हो जाती है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 560 रुपये, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। 11 में क्या देखिए, एक सम है यानी एक प्रिंसिपल है, ये कितना है 2400 रुपये का है और इसको 4 साल में एक सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट से बेचा जाता है तो अमाउंट हो जाता है 3264 हो जाता है। ठीक है, कितने में 4 वर्ष में हुआ जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 ईयर है, ये आपका 4 ईयर 4 वर्षों में ये अमाउंट ये प्रिंसिपल इतना हो जाता है। अगर आपसे कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दी जाए तो सेम सम के लिए उसके अमाउंट कितना हो जाएगा। तो जरा आप देखिए, अगर 1 साल में 4% बढ़ता है, 1 साल में 1% बढ़ता है तो 4 साल में क्या हो जाएगा, सम में 4% हो जाएगा। यानी रेट आपका क्या हो जाएगा 4 साल में इस प्रिंसिपल पर कितना हो जाएगा 4%। यानी 2400 का अगर हम 4% अगर निकाल देते तो देखिए हमको क्या मिलेगा 96 मिलेगा। या अब आप यूँ समझिएगा कि जो भी अमाउंट यहाँ था 2400 रुपये का 4% यानी 96 रुपये बढ़ गया और यही इसमें जब आप ऐड कर देंगे 96 रुपये तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 4 10 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, ये 3 हो गया, 3 33 60 रुपये, यानी ऑप्शन डी आपका सही होता है। इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ। 12 में देखिए क्या है आपका, 2 नल हैं, किसी टंकी को अलग अलग 6 मिनट और 7 मिनट भर सकते हैं या दोनों नलों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो ज़रा आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, अगर इस क्वेश्चन को क्या देख रहे हैं 2 नल हैं, अगर नल ए और बी की बात हम करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है इसको 6 मिनट में भरता है और दूसरा क्या करता है इसे 7 मिनट में भरता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इनका तो 6 और 7 का एलसीएम हो गया 42 मिनट हो गया। ठीक है, अब 42 मिनट हो गया तो 6 7 42 यानी 7 मिनट। कहने का मतलब ये टाइप जो होगा इतना यूनिट वर्क हो, ये आपका वर्क होता है। ठीक है, 42 लीटर कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो टंकी का आपका वॉल्यूम है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो यानी 42 यूनिट भरता है ये पहला नल 7 मिनट में, दूसरा नल भरता है 7 6 42 यानी 6 मिनट में। ठीक है, अब आप देखो ये क्या होगा, यही आपका 7 6 13 यूनिट की बात मैं करता हूँ, यानी 7 6 13 यूनिट का काम, यानी 13 यूनिट का काम इनका क्या होता है, 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है, तो कितना हो गया 2 मिनट में हो गया। अब आप देखिए अगले 2 मिनट में फिर 13 यूनिट आपका फिलअप होगा, फिर अगले 13 मिनट में 2 यूनिट फिलअप होगा, कितना हो गया इधर से, इधर आपका बात करते हैं तो 6 मिनट हो जाता है, इधर बात आप करते हैं तो 39 यूनिट हो जाता है। रिमेनिंग अगर बात मैं करता हूँ तो 39 प्लस 3 यूनिट और भर जाता है। तो पहले शुरुआत कौन करता है, नल ए करता है, जिस 6 मिनट में उसको भरता है। तो 6 मिनट में पूरी टंकी भरती है तो 3 यानी 6 मिनट में पूरी टंकी भरती है, उसका एक कॉन्सेप्ट है। अब आप जरा देखिए यहाँ पर ये 6 मिनट की स्पीड से चलती है, यहाँ पर इसका कितना 7 मिनट में है, 3 यूनिट का काम बाकी है, 3 यूनिट का काम बाकी, तो इसका मतलब 7 यूनिट वर्क क्या करता है 1 मिनट में भरता है। तो 3 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा 3/7 मिनट का लगेगा, और 3/7 मिनट का जो समय लगेगा वो क्या करेंगे हम इसमें 6 मिनट में ऐड कर देंगे तो 6 and 3/7 मिनट हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है 6 and 3/7, ऑप्शन सी सही होता है। इस क्वेश्चन को फिर से देखो बेटा, पहला काम क्या करते हैं, ए और बी 2 टाइप हो गए, एक 6 मिनट में एक 7 मिनट में भरता है, दोनों का आपने एलसीएम लिया 42 यूनिट हो गई। 42 यूनिट भरने के लिए 6 मिनट की रेट्स करते हैं तो 7 यूनिट होता है, यानी 7 यूनिट 1 मिनट में भरता है। ठीक है, यहाँ से देखिए इससे 6 यूनिट भरता है 1 मिनट में, दोनों की बात करता हूँ 7 6 13 यानी 13 यूनिट हो जाता है 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट है 1 मिनट है 1 मिनट है 1 1 मिनट, अल्टरनेट में ही
टैप ओपन किए जा रहे हैं। तो यहाँ से 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट हो गया, 6 मिनट, ऐसे ही आपको समझ में आ जाता है। फिर आगे बात मैं करता हूँ, बचता कितना 39। यहाँ से देखो इसमें माइनस किया, 3 यूनिट का बचा। वो 3 यूनिट को फिलअप करने में कितना समय लगेगा? जब स्टार्टिंग करोगे ए नल करेगा वो 7 यूनिट का काम करता है 1 मिनट में, तो 3/7 मिनट यहाँ से लग जाएगा। ऐड कर दिया, ये आपका समय हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है कितना 110 मीटर है और 132 मीटर लंबे पुल को उसे पार करना है, कितना समय लगेगा? जबकि ट्रेन की स्पीड दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आप जानते हैं प्लेटफार्म को पार करने में जो समय लगना है वो ट्रेन की लंबाई आपको लेते हैं और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई लेते हैं 132 लेते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन करते हैं जो 30 किलोमीटर पर आवर है। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे, मीटर पर सेकेंड में हो जाता है। यहाँ से देखिए इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, कितना हो गया? ये 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। 18 आपका न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र होगा, ये 30 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए फिर क्या हो जाएगा 6 5 जा हो गया और ये 6 क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई 6 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 + 1 7/25, ये क्या हो जाएगा सेकंड आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 29.04 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इसमें देखिए आपको जो फिगर है गिवन है बेटा, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास में अंतर पूछ रहा। तो जरा देखिए फिगर की अगर बात करते हैं तो ये डायामीटर हो जाएगा कितना, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डायामीटर क्या हो जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायामीटर इस सर्किल का हो गया 20, और यही क्या हो गया, ये आपका ये साइड हो गया स्क्वायर का। और इसके बाद इसका डायगोनल जब आप निकालेंगे बेटा, डायगोनल आप स्क्वायर लिखते हैं a/√2, यानी आपको मिलता है बेटा 20/√2 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिफरेंसेस आपसे पूछा गया, इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 20/√2 - 1 मिलता है। √2 की वैल्यू आप रख देते हैं 1.414 - 1, ये आपका हो जाता है 20 × 0.414। इसको आप सॉल्व करते हैं, आपका आंसर हो जाता है सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है, सीधे सीधे क्वेश्चन को देखिए। आपका x = दिया 3 + √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहली चीज़ आप याद रखिएगा, जब आपको x² अगर निकालना होगा तो इसका आप डायरेक्टली जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9 + 8 प्लस क्या मिल जाएगा 2 √ क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 2 × 3 × √8 मिलेगा। मीन्स क्या मिल जाएगा जरा देखिए 9 + 8 17 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 √8 मिल जाएगा। ठीक है, और जानते हैं ये आपका 1/x² जब आपको निकालना होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है a - b, यानी इसकी वैल्यू आएगी 17 - 6 √8। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बस आज के मॉडल पेपर में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं और मॉडल पेपर लेकर आपके सामने। जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। आज हम आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल साइंस से कुछ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ मॉडल टेस्ट पेपर एंड आई होप कि ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और वैक्यूम इज, यानी कि ध्वनि की चाल हवा या निर्वात में कितनी होती है, ध्वनि की गति कितनी होती है। देखिए इसमें आपको
बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो ध्वनि की चाल है दैट इज 331 मीटर पर सेकेंड इन एयर। दूसरी चीज जो आपको इसी क्वेश्चन के साथ याद रखनी है वो ये है कि इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितनी स्पीड इंक्रीज होती है साउंड की इन एयर। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 0.6 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो है इसकी इंक्रीज होती है। ओके, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है। द फर्स्ट ऑप्शन इज मरकरी यानी कि पारा, द सेकेंड ऑप्शन इज वाटर यानी कि पानी, द थर्ड वन इज लेदर यानी कि चमड़ा, एंड द फोर्थ वन इज बेंजीन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मरकरी, यानी कि पारा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ओके, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द लाइट इज अ, प्रकाश एक है, ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, बोथ दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए लाइट की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर बोथ ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ओके, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 इज द कॉइल इन अ हीटर इज मेड ऑफ, यानी हीटर में जो कॉइल होती है, हीटर में जो तार बना होता है वो किस चीज का होता है, निक्रोम, टंगस्टन, कॉपर या आयरन। अगर हम लोग बात करें द कॉइल इन अ हीटर इज मेड अप ऑफ, कि इनमें से हीटर की तार किसकी बनी हुई होती है, निक्रोम, टंगस्टन, कॉपर या आयरन, तो निक्रोम हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। निक्रोम अगर हम बात करें तो निक्रोम एक अलॉय है, एक तरीके का अलॉय है, मिश्र धातु है, और मिश्र धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, और यही कारण है कि हम लोग हीटर में, अवंस वगैरह के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जहां पर हम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं वहां पर अलॉय निक्रोम का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन, यानी पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था। द क्वेश्चन इज पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था। द ऑप्शंस आर रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक एंड एंडरसन। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रोटॉन की बात नहीं की, पॉजिट्रॉन की बात की है। अगर प्रोटॉन बोलता तो गोल्डस्टीन नाम देते, अगर न्यूक्लियस कहता तो रदरफोर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन कहता तो जे थॉमसन, न्यूट्रॉन कहता तो जे चैडविक, लेकिन उसने पॉजिट्रॉन की बात की है, तो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, एंडरसन ने। नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है हमारे हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। देखिए यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, यानी कि पानी के अंदर नमी की मात्रा, एटमॉस्फेयर के अंदर पानी के पार्टिकल्स की संख्या या नमी की मात्रा कितनी है, अगर हमें ये मेजर करना हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोमीटर का। एंड प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, बहुत सारे बच्चे हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में कंफ्यूज रहते हैं। हाइड्रोमीटर से नहीं मेजर किया जाता, अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो वी विल यूज हाइग्रोमीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, weighing 1 किलोग्राम इज द वेट, यानी कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन और 9 न्यूटन। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं 1 किलोग्राम वजन की, हमारे पास जो वजन है वो किलोग्राम है और हमें उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में। न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, तो अगर हम देखें तो फोर्स इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय g, दैट इज 9.8, यानी जो भी आपको मास दिया हुआ है अगर हम उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल जाएगा, मतलब न्यूटन में उसकी वैल्यू निकल जाएगी। हमें दे रखा है 1 किलोग्राम, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 1, 9.8 न्यूटन, हमारा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा हुआ है आपसे कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, वो वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है।
अगर एटमॉस्फेयर की बात करता तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन यूनिवर्स के अंदर उसने पूछा है, पूरे ब्रह्मांड में पूछा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा दैट इज हाइड्रोजन, यानी कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9, देन गोइटर और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेस बाय द डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि गोइटर या थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल पर मिलेगा और बहुत बार ये क्वेश्चन हमारा इस्तेमाल होता है, क्वेश्चंस में आता है, आपके एग्जाम पेपर्स में आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी होती है। आयरन की कमी से आप जानते हैं कि आयरन कमी से अनीमिया नाम की बीमारी होती है। वहीं पर कैल्शियम आपका जो है, पोटेशियम जो है मिनरल्स है, बोन्स वगैरह के अंदर कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दैट इज आयोडीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज साइटोलॉजी इज, साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी का अध्ययन। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? बायोलॉजी के अंदर ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स आपकी इस्तेमाल होती है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्चतम प्रतिरोधकता इनमें से किस तत्व की होती है या किस आपके एलिमेंट की होती है? सो कार्बन, कॉन्स्टेंटन, निक्रोम या जर्मेनियम। ध्यान रखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कार्बन। कार्बन की रेजिस्टिविटी सबसे हाई होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को सबसे ज्यादा कौन रोकता है? तो कार्बन इज द एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है, सबसे ज्यादा विरोध करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। तो इसीलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन अबाउट, यानी कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो एग्जैक्ट आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम है। 1.5 किलोग्राम मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.46 किलोग्राम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 या ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1.46 किलोग्राम होता है। इफ यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि निम्न में से किस रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होगी? पहला वॉयलेट यानी कि बैगनी, ग्रीन यानी कि हरा, रेड यानी कि लाल, येलो यानी कि पीला। तो जिस रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, उस रंग की ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। आपका फॉर्मूला होता है E=H²। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वॉयलेट कलर की यानी कि बैगनी की। इसका मतलब एनर्जी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वॉयलेट की यानी कि बैगनी की। अगर हम अगले क्वेश्चन और हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करें दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन कि सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, यानी कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? देयर इज 4 ऑप्शंस, पायरोमीटर, एस्ट्रोमीटर, बैरोमीटर या मैनोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा पायरोमीटर, यानी कि सोलर रेडिएशंस को हम मापते हैं पायरोमीटर से। ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे हमारे मॉडल टेस्ट पेपर के, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे और आप देख रहे हैं आज का मॉडल पेपर।
लेट अस सी टू आवर क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो ब्लैंक खाली है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज unchecked industrial effluents discharging into the rivers has caused dash damage to the environment। मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में डिस्चार्ज होता है, जो अनचेक्ड रह जाता है, वो रिवर्स में बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहा है। नाउ इट इज़ कॉजिंग डैश डैमेज टू द एनवायरमेंट, डिसप्रपोर्शनेट, इनफाइनाइट, कंट्रोलेबल या फिर इनकैलकुलेबल। बच्चों डिसप्रपोर्शनेट हम लोग किस टर्म में इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी अनुपात के सेंस में बात करते हैं उस केस में हम डिसप्रपोर्शनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स जैसे हम बोलते हैं तो ये उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारा डिसप्रपोर्शनेट इज द रॉन्ग आंसर, इनफाइनाइट हमारा रॉन्ग आंसर है। कंट्रोलेबल का मतलब होता है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट यहाँ पे तो कंट्रोलेबल की कोई बात ही नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे डैमेज कॉज हो रहा है। तो अगर कंट्रोलेबल होता तो डैमेज कॉज बिल्कुल नहीं होता। राइट, सो नेक्स्ट इज इनकैलकुलेबल, मतलब जिसको कैलकुलेट ही ना किया जा सके। राइट, जिसका कोई क्या हो, प्रॉपर कैलकुलेशन ना हो, जिसका कोई अनुमान ही ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी, unchecked industrial effluents discharging into the rivers has caused incalculable damage to the environment। so first का क्या हो जाएगा बच्चों? आपका फर्स्ट का D will be your correct answer। चलिए आगे बढ़ते हैं। I am sorry, I am late, I was dash up in traffic। now question number 2 कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लेट थे, I was dash up in traffic। अब ऑप्शंस क्या है हमारे? डिटेन्ड, डिलेड, स्टक्ड या फिर हेल्ड। बच्चों डिटेन्ड का मतलब होता है हिरासत में ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हिरासत में ले लेने की बात तो होगी नहीं ट्रैफिक में। राइट, तो सेकंड का ए नहीं हो सकता। डिलेड का मतलब होता है लेट होना, तो यहाँ पे उसके साथ अप का इस्तेमाल नहीं हो सकता। राइट, और यहाँ पे हमको अप मिला है इसलिए डिलेड विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ टू ऑप्शंस आर देयर, स्टक्ड और हेल्ड। राइट, अब बच्चों को क्या लगेगा मैम यहाँ पे स्टक्ड हो सकता है, बट लेट मी टेल यू पीपल, स्टक्ड जैसा कोई वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। सो दिस इज नो वर्ड इन आवर डिक्शनरी। सो करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हेल्ड विल बी योर एप्रोप्रिएट आंसर। आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक। गॉट इट? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास है ईडियम्स और फ्रेजेस। बच्चों ईडियम्स और फ्रेजेस को आपको क्या होता है? बहुत अच्छे से समझना होता है। इसमें कुछ भी एक आपको अगर एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग दे दिया जाता है ईडियम और फ्रेजेस में तो वो शायद बच्चों के लिए ज़्यादा आसान हो जाता है rather than the स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। सो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम फ्रेजेस प्रैक्टिस करिए ताकि वो आपकी ग्रिप में हो, आपके कमांड में हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन ईडियम हियर, ग्रीन हैंड। अब इसका मतलब क्या होता है ग्रीन हैंड का? टू पेंट हैंड विद ग्रीन कलर, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर एन इंटेलिजेंट पर्सन। नाउ ग्रीन हैंड, सो आपके अकॉर्डिंग इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नाउ मैक्सिमम बच्चों को लग रहा होगा टू पेंट हैंड विद ग्रीन कलर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रीन हैंड है तो दैट इज अ ईडियम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हाथ हमारे हरे हो गए हैं। राइट, सो ए इज रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंस पर्सन। ग्रीन हैंड का मतलब होता है एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस ना हो, तजुर्बा ना हो। सो ए बी एन इंटेलिजेंट पर्सन इज रॉन्ग आंसर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई ऐसा इंसान जिसको कोई तजुर्बा ना हो। सो ग्रीन हैंड ईडियम का आंसर हो जाएगा थर्ड का सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज योर स्पेलिंग एरर। अब आपको क्या ढूंढना है? आपको इन चारों ऑप्शंस को पढ़ना है और आपको फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत दी हुई है। राइट, कॉलोनल, ल्यूटेनेंट, बंगलो या फिर बुके। चलो ध्यान से देखो इन वर्ड्स को और यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से किस में एरर है। बच्चों कॉलोनल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बंगलो की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, ल्यूटेनेंट की स्पेलिंग गलत दी हुई है एंड बुके की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। So what will be the correct spelling for this? L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. This is the correct spelling of the given word. So fourth का B is your error part. यहाँ पे हमारा गलत spelling दिया हुआ है। Now moving forward, we have find the error in the given statement. अब आपको क्या करना है?
आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं जो 4 ऑप्शंस में, जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, और आपको क्या करना है, उसमें से ऑप्शन ढूंढना है कि हमारे किस पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए, दीज स्कूल्स हैव बीन आस्क्ड, ये ए पार्ट है, to furnish all the detail, B part, about their directors and affiliations, C, no error, D. Now you read each and every part individually और find out करें कि इसमें किस पार्ट में एरर है। चलिए पढ़ते हैं। These schools have been asked, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। To furnish all the detail, इस पार्ट में बच्चों एरर है। About their directors and affiliations, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। स्कूल से बोला गया है कि आपको क्या करनी है, सारी डिटेल देनी है, किसके बारे में, अपने डायरेक्टर्स और अपने एफिलिएशंस के बारे में। नाउ बच्चों यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है डिटेल वर्ड का, राइट, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है, डिटेल। और बच्चों डिटेल का मतलब होता है विस्तार में, डिटेल का मतलब होता है विस्तार में, राइट, और डिटेल्स का मतलब होता है बच्चों सूचना या फिर इंफॉर्मेशन। डिटेल्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे विस्तार में बात नहीं हो रही है। ठीक है, डायरेक्टर्स और एफिलिएशंस को विस्तार में नहीं बताना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो यहाँ पे डिटेल ना होके बच्चों क्या हो जाएगा, डिटेल्स हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 5th का बी पार्ट में एरर है, डिटेल की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, डिटेल्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। No sooner had he come, his colleagues organized a get together. No error. Now you have to find out कि किस पार्ट में एरर है आपके। No sooner had he come, this is absolutely correct. So A पार्ट में कोई एरर नहीं है। Now we can see here, यहाँ पे हमको कौन सा कंजंक्शन मिल गया है, no sooner, और no sooner को रिलेटिव कंजंक्शन के साथ जो दूसरा कंजंक्शन पेयर इस्तेमाल होता है that is your than, राइट, और यहाँ पे हमको कहीं भी दैन नहीं दिख रहा है। सो लेट अस सी दैन कहाँ लग सकता है। नो सूनर हैड ही कम दैन हिज कलीग्स। नाउ यहाँ पे भी 6 के बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हमारे पास कोरिलेटिव का पेयर मिसिंग है और नो सूनर के साथ दैन लगता है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैन हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। सो हमारा 6 के बी में ऑप्शन रॉन्ग है और वो हमने सही कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। सी 7th क्वेश्चन, We saw her singing at her work. Now this is your question related to your voice. आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, करेक्ट ऑप्शन देखिए, अपना वॉइस को चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव। लेट अस सी, her singing was seen by us at her work. Her singing was seen at her by us. Now she was seen singing at her work या फिर she was being seen at her work. Now we saw her sing, we saw her singing at her work. So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, she was seen singing at her work. So 7th का C will be your absolutely correct answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The child said, now this is a question related to narration. ये question है आपका narration से related. The child said, what a beautiful sight. Now this is an exclamatory statement, right? ये एक exclamatory statement है। Now we have to see कि इनमें से कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट बैठेंगे, और जब भी जैसा अगर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट आता है तब हम सेड की जगह पे क्या लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेम्ड वर्ड लगा देते हैं। लेट अस सी टू आवर ऑप्शंस। द चाइल्ड सेड दैट इट वाज टू बी अ ब्यूटीफुल साइट। देखिए यहाँ पे सेड की जगह सेड लगा है, सो दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड, अब यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेम्ड है और डी ऑप्शन में भी हमारे पास एक्सक्लेम्ड है। सी ऑप्शन में और ए ऑप्शन में हमारे पास एक्सक्लेम नहीं है, तो ये हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। नाउ लेट अस सी टू आवर बी एंड डी ऑप्शंस। द चाइल्ड एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। द चाइल्ड एक्सक्लेम दैट इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल साइट। बच्चों इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल साइट नहीं होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 का बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। मीसोलॉजिस्ट, बच्चों मीसोलॉजिस्ट कौन होता है, वन हु हेट्स बुक, वन हु हेट्स लॉजिक, वन हु हेट्स नॉलेज या वन हु हेट्स विमेन। नाउ मीसोलॉजिस्ट इज अ पर्सन जिसको नॉलेज से क्या होती है, घृणा होती है, जो अपने आप को लिमिटेड करता है, उसको और ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता या उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है। So mesologist is a person who hates knowledge. So 9th का C will be your correct option. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next we have antonyms. सबसे पहला वर्ड है आपका स्टेराइल। बच्चों स्टेराइल का मतलब क्या होता है,
स्टेराइल का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पे कुछ उपज ना की जा सके, जिसको आप बोल सकते हैं एरिड एरिया या फिर बंजर एरिया, राइट। बंजर जमीन बोलते हैं, बंजर एरिया, कुछ भी, कोई भी चीज जो बंजर हो, जिसपे कुछ भी डेवलपमेंट ना किया जा सके, दैट इज योर स्टेराइल। नाउ लुकिंग टू आवर ऑप्शंस, लेंदी, फर्टाइल, डेंस या फिर बैरन। देखिए बैरन और स्टेराइल एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, बट हियर वी हैव टू आंसर द एंटोनिम्स। यहाँ पे हमको एंटोनिम्स पता करना है। लेंदी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड होना, लंबा होना। डेंस का मतलब होता है घना, और बैरन इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्टाइल। स्टेराइल का क्या हो जाएगा बच्चों? फर्टाइल विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हॉस्टिलिटी। बच्चों हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। नाउ लुकिंग टू आवर ऑप्शंस, एनिमिटी, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप। अगेन एनिमिटी बच्चों क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा, राइट। हमको क्या आंसर करना है? एंटोनिम। देखते हैं, फ्रेंडशिप तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप पार्टनरशिप होती है जब हम किसी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आते हैं, दैट इज योर पार्टनरशिप। रिलेशनशिप मतलब किसी रिश्ते में आना, दैट इज योर रिलेशनशिप। सो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? 11th का बी, फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो शत्रु का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दोस्त। सो 11th का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ यू हैव योर सिनोनिम। नेव। बच्चों नेव वर्ड का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है धूर्त, जिसने धोखा दिया हो, जो धोखेबाज हो, राइट। धूर्त या फिर आप बोल सकते हैं डिसीवर, चीटर, फाइन। सो अब हमको देखना है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग। नाउ फ्यूचरिस्टिक, नोबेल, ट्रेडिशनल या फिर डिसऑनेस्ट। बच्चों फ्यूचरिस्टिक क्या होता है? जो आगे की सोचता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। नोबेल, नोबेल प्राइज की टर्म में यहाँ पे नोबेल है। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो धोखेबाज हो, राइट। सो 12th का क्या हो जाएगा बच्चों? 12th का डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको क्या करना है? कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। चलिए आई विल स्टॉप द पैसेज फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव फर्दर। द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली जो हमारा हार्ट है वो ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। The heart of the human body has a continuous job to keep oxygen-rich blood flowing through the body. हार्ट का काम क्या होता है बच्चों? कि हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली वो क्या करता रहे? रक्त का संचार करता रहे। All the body cells need a constant supply of oxygen. जो हमारे सेल्स हैं उनको एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है किसका? ऑक्सीजन का, पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, और स्पेशली कहाँ पे? ब्रेन में, ताकि वो क्या करे? एक्टिवली वर्क करे। The brain cells live only for 4 to 5 minutes. ब्रेन सेल्स कब तक के लिए जिंदा रहते हैं? 4 से 5 मिनट के लिए। आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है उसके बाद ब्रेन सेल्स जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए लाइव रहते हैं। ऑक्सीजन इज कट ऑफ एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी, और उसके बाद योर एंटायर बॉडी इज ऑल गिवन अप, इट इज डेथ, मृत्यु हो जाती है। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स। जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट डिजीज होते हैं, उनके जो हार्ट मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, सही तरीके से प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, द वॉल्स और द पेस मेकर। ना जो हार्ट डिजीज होती है वो डैमेज कर सकती है किसको? हार्ट मसल्स को, वॉल्स को, या फिर जो पेस मेकर है हमारे हार्ट में। ओके, दिस इज मोर ऑफ अ बायोलॉजी, मतलब हार्ट रिलेटेड पैराग्राफ। If the muscle is damaged, the heart is unable to pump properly. अगर मसल डैमेज होंगी तो जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली क्या पंप आउट पंप नहीं कर पाएगा। If the walls are damaged, blood cannot flow normally. अगर walls डैमेज है तो ब्लड क्या होगा? प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में या फिर हार्ट में। डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ USA developed a machine in 1953 that could take over temporarily from the heart. Now, what did Mr. Gibbon do? He developed a machine जो हार्ट की तरह काम करके, आर्टिफिशियली हार्ट की तरह काम करके उसकी जगह ले सकता था। Surgeons had the chance to repair or place a defective heart. Now surgeons को मौका मिल गया कि अगर हमारा हार्ट सच में काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल हार्ट को लगा सकते हैं। Many patients have had plastic walls inserted in their hearts when their hearts were faulty. जब उनके हार्ट्स में दिक्कत आई, बहुत पेशेंट्स ने ऐसा किया भी कि उन्होंने क्या किया? प्लास्टिक वॉल्स को इंसर्ट करा के अपने हार्ट को फंक्शन करवाया। Many people are not being kept alive with tiny battery operated pacemakers. और बहुत लोगों को जिंदा नहीं रख पाया गया with those tiny operated pacemakers, right? चलिए देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन,
इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन सेल सर्वाइव। ये बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है तो ब्रेन सेल्स कितने टाइम के लिए रह सकते हैं बच्चों? 4 to 5 मिनट्स के लिए। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? 13 का ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो ब्रेन सेल्स है वो कब तक सर्वाइव कर सकते हैं? 4 से 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ कहाँ भेजता है बच्चों? टू द ब्रेन ओनली, टू द किडनीज ओनली, टू द इंटायर बॉडी, या फिर टू द लंग्स ओनली। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू द इंटायर बॉडी। जो हार्ट है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ भेजता है? पूरे बॉडी में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर गिबॉन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट इन। उन्होंने कब डेवलप किया था आर्टिफिशियल हार्ट? 1955, 1953, 1960 या फिर 1950। सो आई नो यू पीपल मस्ट बी नोइंग द आंसर एंड दैट इज 1953। आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आईसीजी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको करा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट। देखिए इसमें दिया गया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्लेस से मतलब है वैल्यू, यहाँ पे सी का प्लेस 3 है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, देखिए 16 हो जाएगा, 16 के बाद इसका कितना आएगा 15, फिर इसका 12 और आई का हो जाएगा 9, फिर एस का हो जाएगा आपका 19 और फिर एच का हो जाएगा 8। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा 10, 20, 30 और फिर इसके बाद 40, 40, 10, 50 और 50 और 10 कितना हो गया 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा आपका 69 और 10 79 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ऐड करने पे आपका 79 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 16 और प्लस कितना हो जाएगा 15 प्लस आपका हो जाएगा 9 प्लस 14 प्लस 20 और इसके बाद फिर आपका कितना आ जाएगा ई का हो जाएगा 5 और इसके बाद आपका आ जाएगा 18R का। अब आप देखिए हर अंक की वैल्यू जो है लास्ट में अलग अलग दी है, तो आप इसको यूनिट डिजिट अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 6, 5, 11, 1 हुआ, 9, 1, 10 हुआ, 4, 5 कितना हो जाएगा 9, 9, 8 कितना आ जाएगा 17। तो लास्ट में क्या आएगा आपका 7 आएगा। आप इसी तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है नंबर सीरीज से क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है। अगला देखिए कितना हो रहा है +6 ऐड हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना ऐड हो रहा है +9 ऐड हो रहा है। तो 3, 3, 6, 6, 3, 9। अब अगला देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 ही हुआ। आगे हम करेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3 कितना हो जाएगा आपका 15। तो 7, 5 कितना हो जाएगा 12। तो मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा 62 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके जो है 4 डिजिट या 5 डिजिट को होंगे तो उसमें एक एक अंकों को आपको ऐड करना है या उसमें एक छोड़कर एक जो है सबट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनकी वैल्यू अंकों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3, लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो इसमें 8 1 आउट का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा जाता है कि विषम को छांटना है, तो किसको कौन अलग हो जाएगा ग्रुप से, डी नंबर जो है आपका ग्रुप से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। ए इज द बी इज अ ब्रदर, मतलब ए बी का भाई है। यहां पे दिया गया है ए बी का क्या है भाई है। अब सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, यहां बोला जा रहा है सी ए का पिता है। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, तो डी जो है सी की बहन हो जाएगी, डी सी की
बहन है और ई डी की माता है, ई डी की माता है। बी का ई के साथ क्या संबंध होगा? बी का ई के साथ, अब देखिए बी का जेंडर डिफाइन नहीं है, हम मेल को रखें किसमें? आपके ट्रायंगल में, और फीमेल को रखें किसमें? सर्कल में। तो बी का तो डिफाइन नहीं है, तो मतलब 2 वैल्यू होगा यहाँ पे। और इनके बाद ये इनकी पुत्री है और इनके ये क्या हैं? पुत्र हैं। इनके जो है ये जो बच्चे हैं तो इनके क्या होंगे? नाती या फिर नातिन होंगे। तो यहाँ पे इनका जेंडर डिसाइड नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नाती होगा या फिर नातिन होगा। और इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन होगा। क्लियर हुआ बच्चों? अगला देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे देखिए NESW से आप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे N का मतलब हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रखना है। सुभाष उत्तर की तरफ कितना जाता है? यहाँ पे 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां आपका इधर ही आएगा, 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां हो जाएगा तो इधर लेफ्ट साइड आपका साउथ का, लेफ्ट आपका ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना चलता है? 35 मीटर चलता है। तो यहाँ पे जो टोटल आपके आएगा, नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं? एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 50 मीटर आ जाएगा। और ये 50 मीटर आपका किधर आ जाएगा? ये शुरुआत से आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, इनिशियल पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे? सिर्फ डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 50 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है आपका रैंकिंग से क्वेश्चन। गौरव गेट्स 9th पोजीशन इन ए मेरिट ऑफ एग्जाम रिजल्ट इन क्लास हिज पोजीशन इज 38th फ्रॉम डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ पे टोटल पूछा गया है, तो आप हमेशा याद रखना m + n - 1 ये हमें बताता है टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है? 9 प्लस आपका 38 माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो 9 और ये कितना हो जाएगा? 47 - 1 कितना आ जाएगा? 46 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका, ये फिगर जो है आपका रोटेशन बेस्ड होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे घूमेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आगे जाके मिल जाएगी आपको? इस टाइप की डायरेक्शन मिल जाएगी। और इस टाइप की डायरेक्शन यहाँ पे तो दे दिया है आपका ट्रायंगल के साथ, और हमारा क्या था? सब में स्क्वायर था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जिस तरीके से मोड़ा गया उसी तरीके से आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा यहाँ बनेगा। तो इस पे 4 सीधे आएंगे, 4 मतलब 4 इधर आ जाएंगे, अब अगला जो है आपका 4 ऊपर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्नर को मोड़ा गया है, तो कार्नर इसको तो नहीं पा पाएगा, तो दो लोग आपके किधर आ जाएंगे? 2 लोग आपके इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बनेगा 3 2 कुल नीचे 5 बनेगा। तो यहाँ पे किस में दिया है? 3 2 5 सिर्फ इसमें दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। और सेम इसी तरीके से 2 और इधर बनेंगे जैसा कि बी में दिया गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है आपका कि इसमें ट्रायंगल को काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आपका कितना हुआ? 5 हुआ। अगर हम देखें ए और बी लाइन को, इन्हीं की वजह से एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो ए बी जैसे आप देखिए कितने लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो कुल जो ट्रायंगल बनेंगे कितना बनेंगे? 10 बन जाएंगे। ऐसा फिगर आपके एग्जाम में काफी आता है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि हिडन किस में है। ये फिगर आप देखेंगे तो एकदम जस्ट बीचों बीच से, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ बीच में होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पे बीच में दिया गया है, इधर जो है आपका इस साइड दिया गया है, लेफ्ट साइड दिया गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 10 नंबर सही होगा। तो बच्चों देखा होगा आपने कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
अब इसी तरीके से हम आगे भी आपको कराते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। A very good morning to everyone. You're most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. Now today we have the most important question number of series. हम आपके लिए बहुत बेहतरीन कलेक्शंस लेकर के आए और उम्मीद करते हैं आपके आगामी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। मेजर कलसी परिवार बैक टू बैक आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर के आ रहा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट और जितने भी डिफेंस के एग्जाम्स हैं, वन एंड ओनली अगर बात करी जाए तो भारत का प्राइम इंस्टीट्यूट मेजर कलसी परिवार आपके लिए कंटिन्यूअसली बैक टू बैक नंबर ऑफ सीरीज लेकर के आ रहा है क्वेश्चंस की। तो जुड़े रहे मेजर कलसी परिवार के साथ और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन यहां पे दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? कहां पे है? तो अगर इस प्रश्न के आंसर की आप बात करेंगे तो इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? जेनेवा। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा? 1863 में। क्लियर टू एवरीवन? चल अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो आप जानते हैं कि हिंदी के बाद अगर मैक्स प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। ओवरऑल अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? मंदारिन। क्लियर हो गई बातें बेटा? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की संसद का नाम है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। मजलिस कहां की संसद का नाम है? ईरान। याद रखिएगा ड्यूमा कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ड्यूमा जो संसद का नाम है, रशियन संसद को, पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें? सोरा, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता था? सोरा कहा जाता था। क्लियर टू एवरीवन? और नंबर ऑफ कंट्रीज हैं ना, तो उनके आपको एटलीस्ट पार्लियामेंट नेम्स पता होने चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, हवा महल कहाँ है? बेटा हवा महल की बात करी जाए तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमिलित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? उस्ताद अली खां सरोद, बिल्कुल सही है बेटा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन तबला। लेकिन बेगम अख्तर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बेगम अख्तर को कहा जाता है अख्तरी बाई फैजाबादी या मल्लिका ए गजल कहा जाता था किसको? बेगम अख्तर को। और ये नृत्य से एसोसिएटेड नहीं थी, ये बेसिकली किससे संबंधित थी बेटा? गजल से। किससे संबंधित थी? गजल की गायकी से संबंधित थी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट सुमिलित नहीं है, कौन सा? डी वाला। क्लियर टू एवरीवन? और बाकी सारे चारों ऑप्शन सही है। आर्ट एंड कल्चर पार्ट से आता है। प्रोमिनेंस प्लेयर अवार्ड्स, जैसे अभी वर्तमान समय में जो है टोक्यो ओलंपिक हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया हाउ मेनी मेडल्स टोटली वोन? 7 मेडल्स, 1 गोल्ड मेडल्स इन द, इफ यू टॉकिंग अबाउट द, आप जानते हैं जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स रिकॉल रखिएगा कहाँ पे हुई है? टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की बात करी जाए ओलंपिक्स में, अगर बात करी जाए ओलंपिक्स में अगर जो टोक्यो में हुआ है उसमें अभी तक की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट मेडल्स इंडिया ने ऑब्टेन किए। क्लियर हो गई बातें? इंडिविजुअल में अभिनव बिंद्रा के बाद सेकंड इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल आ पाया वो आया नीरज चोपड़ा के थ्रू। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट वाज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द ओलंपिक्स? 48th पोजीशन पे था, 48वें स्थान पे। तो टॉप 50 के अंदर में पहली बार बेस्ट रैंकिंग एवर इन ओलंपिक्स की हिस्ट्री में रही है इंडिया की। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नोबल बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़िएगा, करंट के रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स पढ़िएगा और इसी तरीके से मेजर कलसी परिवार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस,
डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।